दोस्तों नमस्कार। आप सभी का फिर से आपके अपना यूट्यूब परिवार एमएनसी क्लासेस में स्वागत है। अभी की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, होम साइंस का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये सब प्रश्न इन कदम रूप से आपके परीक्षा में पूछा ही जाएगा। बिल्कुल रूप से प्रश्न को आपको बारीक से समझ लेना। ये खुद का हैंड राइटिंग नोट्स बनाया गया है, प्रश्न उत्तर बनाया गया है आप लोगों के लिए। साइंस का भी ग्रुप में दिया जा रहा है, वो थोड़ा फैड वाला है। यहाँ पे प्रश्न आप लोग के सामने है। पॉलिटिकल साइंस में पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सुरक्षा परिषद में विशेष अधिकार यानी वोटो, यहाँ पर वोटो का क्या अर्थ होता है। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है या वोटो का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ देगा, आंसर एक ही होगा। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। किसी भी मत यानी किसी भी वोट में 9 अस्थायी का मत होना चाहिए। किसी विशेष घटना में 5 अस्थायी सदस्य का आवश्यकता होता है। तो यह जो है इसका उत्तर बहुत ही आसान शब्दों में दिया गया है, आप इसके बारे में याद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपको बनाने का तरीका भी यही अपनाना है। नक्सलवाद के किन्हीं 2 कारण को बताएं। पश्चिमी बंगाल के पर्वतीय जिले में दार्जिलिंग में 1967 में पुलिस थाने में जो एक किसान विद्रोह खड़ा हो गया था, इस विद्रोह की अगुवाई कार्ड लीडर को लोगों को कर रहे थे। इसे ही मार्क्सवादी भी कहते हैं। यह भारत के कई राज्यों में फैल गया, इसे नक्सलवाद कहते हैं। तो यह भी बहुत ही आसान शब्दों में आंसर है इसका। तीसरा प्रश्न आपका है, भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्रत्येक मनुष्य को मानव होने के नाते उसका एक वाजिब हिस्सा मिलनी चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अपने अपने अनुसार सरकार चुनने के अधिकार होना चाहिए, मिलना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य की मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपना अधिकार किसी से भी छुपाना नहीं चाहिए। तो यह जो है मानवाधिकार का मूल विशेषता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के लिए और पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर लिखिए। तो राजतंत्र और गणतंत्र क्या होता है, देखिए कितना आसान भाषा में ये आंसर जो है लिखाया गया है। जो आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो एक बारे में आपको याद भी हो सकता है। और इसका पीडीएफ भी आपको हम देने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। राजतंत्र में सर्वोच्च शक्ति राजा के हाथ में होता है। राजतंत्र में जो सारा शक्ति होता है राजा के हाथ में होता है। गणतंत्र में क्या होता है, इसमें सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के हाथ में होता है। तो बढ़िया ये हुआ या ये हुआ, आप हमें बताइए तो कमेंट करके। यहाँ पर तो आप लोग स्पष्ट करें कि गणतंत्र अच्छा है। अब दूसरा है, राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है, ये बिल्कुल रूप से नियम है। लेकिन गणतंत्र में राजा जनता की मर्जी से बनता है। राजतंत्र में राजा अपने ही परिवार के लोगों को राजा बनाता है। गणतंत्र में जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा ही कोई राजा बनेगा। तो यह जो है गणतंत्र है। अगला प्रश्न 5 नंबर, पंचायती राज की 2 उद्देश्य लिखे। पंचायती राज की 2 उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में भारत ने जिस अवस्था को अपनाया था उसे पंचायती राज कहते हैं। ये अपनाया लिखा हुआ है। पंचायती राज का अर्थ है कि पंचायतों के द्वारा शासन। दूसरे शब्दों में पंचायती राज का अर्थ है कि वे सरकार के जो पंचायत के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जैसे कि किसी ग्राम अथवा ग्रामीण जिलों में पंचायती राज की इकाई, मतलब जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है उस पर कार्रवाई करना ही पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का क्या महत्व है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। ये भी यह क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का महत्व बहुत अधिक है। अब उसका क्या क्या महत्व है यहाँ पे बताया गया है। प्रस्तावना नियम से जो भारतीय व्यक्ति कार्य करेगा वह अन्याय का फैसला करेगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत के लोगों को यह प्रस्ताव रखा है। और भी यहाँ पर आंसर है। अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत और चीन के 1968 के युद्ध 1962 है यहाँ पे। 1962 के युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों को लिखिए। भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में युद्ध हुआ था, इसमें भारत का जीत हुआ था। इस युद्ध में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आधा से ज्यादा हिस्सा पर कब्जा कर लिया। फिर चाइना, देखिए यहाँ पे हिस्सा कर लिया। फिर चाइना एक तरफा युद्ध का विराम घोषित कर दिया और उनके सेना मैका मोहन रेखा के पीछे
यानी मतलब पीछे पड़ गए थे, लौट गए थे, इसलिए लौटे कि भारत पर चीन ने 1962 में आक्रमण किया था। भारत ने चीन को बुरी तरह से हरा दिया था। ये बात हुआ था 1962 में। 8 नंबर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 2 उपलब्धियों को लिखे। तो ये विषय में 5 क्वेश्चन विशेष रूप से बता दिए हैं। सार्क दक्षेस क्या होता है, इसका भी आंसर भी आया है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, इसको भी देख लेना है। अब हम चलते हैं दूसरा विषय की ओर बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए हैं और फिर से हम लोग पॉलिटिकल साइंस ही हम लोग का आने वाला है विषय यहाँ पर। क्षेत्रवाद क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन क्या है, काफी भी क्वेश्चन, सब ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। जिन छात्र का पॉलिटिकल होगा हमें कमेंट कर दीजिएगा, उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान के संबंधों पर टिप्पणी लिखें। अब हम लोग दूसरा विषय में आ जाएंगे पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन बनाया हुआ है 1 नंबर से। सामाजिक न्याय क्या होता है। तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्था समानता स्थापित करना सामाजिक न्याय कहलाता है। बहुत ही अच्छा शब्द है, ये भाषा में आंसर है। नगर निगम के क्या कार्य होता है, ये भी जानते हैं। नगर निगम के कार्य 2 भागों में बांटा गया है। ऐच्छिक कार्य अनिवार्य करने में है, कारण आते हैं जो नगर निगम की आवश्यकता होता है, यह ऐच्छिक कार्य कहलाता है, इसमें करना ही पड़ता है। ठीक है। और दूसरा होता है आवश्यक, परंतु वित्तीय आधार के स्रोत पर किया जाता है। दूसरा जो होता है वित्तीय कार्य होता है, वो जो पैसा रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। जैसे रोशनी का प्रबंध, अपना समस्त क्षेत्र की सफाई पर ध्यान रखना, नालियां बनवाना इत्यादि, ये सारा काम आ जाता है। पंचायती राज के बारे में पीछे ही बताएं। गठबंधन की राजनीति क्या होता है, जब सरकार 2 पार्टी आपस में मिलकर के सरकार बनाती है तो ये गठबंधन की सरकार कहलाती है। तो ये भी आपसे हो जाएगा, नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मौलिक अधिकार का वर्णन करें, काफी भी क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार वे अधिकार जिसमें सभी लोगों के भलाई के लिए आवश्यक है और उन्हें नैतिक, बौद्धिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में सहायता करते हैं, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसे मौलिक अधिकार को मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। यह संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। हिंदी विषय हम लोग पढ़ेंगे। अब हिंदी हम लोग का शुरू हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी क्या है, अर्थात लोकतंत्र क्या है। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी शत्रु वे होते हैं जो विश्व के शांति में बाधा डालते हैं, कोई भी लोगों को बिना कुछ कारण से ही गिरा से ही क्या है यहाँ पे गिरफ्तार, यहाँ पे गिरफ्तार लिखा है, यहाँ पे तार हो जाएगा, गिरफ्तार कर लेते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। यही लोग जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु होते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य को रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इसका जो है आज से स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां उसने कहा था से लिया गया है, जिसका शीर्षक चंद्रधर शर्मा गुलवरी है। अमर कहानी से लिए गए पंक्तियों में उन्होंने मृत्यु लीन मन स्थिति का चित्रण किया, यानी मृत्यु के समय जो है कैसा हो जाता है मन, इसका वर्णन किए हैं। लहना सिंह मरणासन मतलब कि मरण के आसन में रहते हैं, जब मृत्यु के आसन पर रहते हैं तो उस समय जो है इनके सामने जो छवि आते हैं चलचित्र की भांति आते हैं, कभी अमृतसर के बाजार में, कभी सुबेदारनी के साथ, तो कभी अपने भैया के साथ। ये सारा जीवन में जितना भी कर्म करते हैं सब इसके सामने आ जाता है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न स्पष्ट है। प्रत्येक प्रत्येक पत्नी अपने पति को, अब यहाँ पर देखिएगा, उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुष के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस तरह नारी के अस्तित्व संकट में पड़ गया है, उसके सुख दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, यहाँ तक नारी का मरण भी पुरुष के जीवन के अधीन हो गया है। तो यह जो है बताया गया है, आंसर बिल्कुल अच्छा ही है, सही ही है, सटीक ही है। आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने ये है,
उषा कविता में कवि को सुबह का आकाश कैसा दिखता है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। प्रातःकाल का नभ जो है बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखता है। उनके नीलिमा के बीच हल्के उजाला झलकता है। प्रातः काल में आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, ऐसा बताया गया है। तुलसी के किस वस्तु की भूख है? तुलसी को किस वस्तु की भूख है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सीता ने तुलसी अपनी बात सीता से क्यों कहवाए राम से? तो तुलसी के भक्ति के रूप में अमृत के समान सुंदर भजन की भूख है। तुलसीदास के बारे में बात हो रहा है। अर्थात प्रभु अपने चरणों में ऐसी भक्ति दीजिए कि फिर कोई दूसरा कामना न रह जाए, ऐसा बात बोल रहे हैं। अगला विषय है आपका गृह विज्ञान होम साइंस का है। चेक कितने प्रकार के होते हैं भैया? चेक 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य चेक, आदेश चेक, रेखन चेक। ये भी आंसर बस इतना ही लिखना है आपको। स्तनपान क्यों जरूरी है? सभी लोग जानते हैं, सभी माताएं जानते हैं। स्तनपान कराना जरूरी है। माता के दूध में रोगाणु से लड़ने की अपूर्ण क्षमता होती है। यह उचित ताप पर बच्चे को मिलता है। माता के दूध बच्चों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो ये बहुत ही देना जरूरी है, स्तनपान करना जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में विभिन्न चरण क्या क्या है? तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चरण आता है विभिन्न, हम लोग जानते हैं। व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के 4 चरण हैं जो विभिन्न है। बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था जिसको अडल्ट कहते हैं, और एक है वृद्धावस्था जिसको हम लोग ओल्ड एज कहते हैं। गृह विज्ञान का महत्व क्या है? गृह विज्ञान के निम्नलिखित प्रकार से महत्व है। गृह संबंधी समुचित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की ज्ञान बढ़ता है। सिलाई, गृह ये सब चीज इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगला है कपड़े की शीघ्र मरम्मत क्यों आवश्यक है? कपड़ा जब फट जाता है तो इसको शीघ्र है सिलाना चाहिए। शीघ्र मरम्मत कराना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये खराब लगता है। सिंपल बात ये आप लिख सकते हैं। अंग दिखाई देना पड़ता है, इसलिए अंग को देख ढकने के लिए वस्त्र अगर फट जाए तो तुरंत उसको मरम्मत कराना चाहिए। अगला जो विषय है आपका इतिहास है, जिसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है मुगल दरबार में अभिवादन के तरीकों का उल्लेख करें। VVI प्रश्न है। कैसे कैसे अभिवादन करते हैं? तो घुटना टेक करके करते हैं, प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के। तो मुगल दरबार में अभिवादन के 4 तस्लीम तरीके हैं। पहला सिजदा, घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, इसका अर्थ हो जाता है। पायोबोस, इसका मतलब सुल्तान के चरण चूमना। तीसरा था मीबोन्स, जमीन के चूमना। 4 तस्लीम तथा कॉर्निश, दाएं हाथ को अपने कंधे पर रख करके उसको अभिवादन करते हैं। तो ये सब चीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, अभिवादन करेगा तो इज्जत देने का। डांडी मार्चा क्या है? उद्देश्य इसका लिखिए। डांडी मार्चा 12 मार्च 1930 को गांधी जी शुरू किए थे। में करने से कपड़े फट जा सकते हैं। फटा कपड़ा बेहतरीन लगता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा जो है डांडी मार्चा के बाद आंसर यहाँ पर इसका आ गया, थोड़ा मिस्टेक है। चलिए नीचे चलाते हैं हम लोग। अकबर के शासन काल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली है? यहाँ पर दिया गया है आपके सामने। अकबर के शासन काल में कर की क्या प्रणाली थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर है। और हमें एक कॉल भी आ रहा है, जरूरी कॉल है, तो उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। गूगल पे जाइए, MNC क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कलिंग युद्ध के पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, सभी उत्तर यहाँ पर दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखना है। ये सब चीज दिया हुआ है। 25 पेज का हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। हम ये क्वेश्चन आपको ग्रुप के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो ग्रुप में आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप का लिंक आपको गूगल पे मिल जाएगा, MNC क्लासेस वहाँ पे, और वहाँ पे PDF भी आपको मिल जाएगा। तो जाकर देखिए, एक बार चेक करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।